नमस्कार दोस्तों, YouTube के लॉ फैक्ट्री चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 8 तक हम पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं, 9 तक मौखिक अंतरण। आज हम पढ़ेंगे धारा 10 सेक्शन 10 अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 10 क्या कहती है कि जहाँ की संपत्ति ऐसी शर्त या मर्यादा के अध्ययन, मतलब संपत्ति है वो किसी शर्त या मर्यादा के अध्ययन यानी उन दोनों के अधीन अंतरित की जाती है। यानी आपने कोई प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र तो की है लेकिन उसके अंदर कोई कंडीशन मेंशन की है, तो उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को, यानी आप जिसे बेच रहे हो ना, वो दावा करने वाला व्यक्ति कौन हो गया? खरीदने वाला। वो संपत्ति में अपने हित को अलग करने और उसको अपने उस शर्त से मना किया है कि तू इस संपत्ति का अपना हित है वो अलग नहीं करेगा, यानी बेचेगा नहीं, ये हो गया। या वैनित करने से, वैनित यानी तू आगे किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। आत्यंतिक यानी पूर्ण तरीके से पूर्ण अवरोध करती है, तो इस प्रकार की शर्त और मर्यादा शून्य है। इस लाइन को हम समझते हैं कि देखो, सबसे पहले कंडीशन होनी चाहिए शर्त, यानी आप कोई ट्रांसफर कर रहे हो उसमें क्या होनी चाहिए? शर्त। अब शर्त कैसी हो सकती है? शर्तें कई प्रकार की होती है, समाश्रित शर्त, सशर्त, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती शर्त में ये है कि मैंने कहा कि आप LLB की परीक्षा पास करो और मेरा मकान ले लो तो मैं अंतरित कर दूंगा, ये पूर्ववर्ती शर्त यानी अंतरण से पहले शर्त है। और उत्तरवर्ती शर्त में कि मकान का कब्जा आप ले लो और 5 वर्ष के अंदर है आप LLB पास कर लो तो अंतरण सही होगा, और अगर नहीं पास कर गए तो मकान का कब्जा वापस ले लूँगा, तो ये उत्तरवर्ती शर्त हो गई। तो पहली बात तो है कि इस धारा में पढ़ने से पहले शर्त होनी चाहिए अंतरण में। अब अंतरण कैसा है, इसमें कोई बात नहीं लिखी है कि अंतरण किस प्रकार का है, यानी कि अंतरण विक्रय, बंधक, विनिमय, पट्टा और दान, 5 अंतरण इसमें आ गए। किसी भी प्रकार का, चाहे वो पूर्ण अंतरण हो, सीमित हो, असीमित हो, कैसा भी हो। अब पूर्ण, सीमित, असीमित यानी पूर्ण यानी मैंने आपको विक्रय कर लिया, ये पूर्ण अंतरण है, बेच लिया। दान दे दिया, ये पूर्ण अंतरण है। विनिमय पूर्ण अंतरण है। लेकिन बंधक और पट्टा ये पूर्ण अंतरण नहीं है। अगर बंधक किया है, कोई संपत्ति मॉर्गेज की है तो लिमिटेशन है, उसमें किसी समय के लिए की होगी। कोई संपत्ति मैंने पट्टे पर दी है तो वो भी 10 साल का, 15 साल का हो सकता है, किसी लिमिटेड अवधि के लिए उसको पट्टे पर दिए। तो इस धारा में किसी भी प्रकार का अंतरण बता नहीं रहा है। सारे अंतरण, जो भी अंतरण वेद हैं वो, तो उस अंतरण आप प्रॉपर्टी कर रहे हो उसमें आपने शर्त लगा दी है। अब शर्त किस बात की है कि जो खरीदार है जिसने संपत्ति को लिया है उसको अपन ने ये कह दिया है कि तू अपना हित अलग नहीं करेगा या वहनित नहीं करेगा। यानी मैंने आपको प्रॉपर्टी बेची, मकान बेचा और मैंने ये कह दिया कि तुम इसे भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेचोगे, तो आपका हित अलग करने को मना कर दिया मैंने। दूसरा मैंने कह दिया आप वैनित नहीं करोगे, मतलब किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी दशा में ट्रांसफ़र नहीं करोगे। प्रॉपर्टी आपको, आप जब मैं बेच रहा था तो मैंने ये शर्त लिख दी उसके दस्तावेजों के निबंधन में कि यदि आपने उक्त प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति को बेची तो संपत्ति है वो वापस मेरे पास आ जाएगी, या फिर ऐसा अंतरण अवैध माना जाएगा। ये मैंने शर्त लगा दी, तो क्या होगा? और शर्त किस प्रकार की हो? आत्यंतिक, एब्सोल्युटली अवरुद्ध करने वाली हो, पूर्ण अवरोध। यानी शर्त ऐसी हो कि उस संपत्ति को आपको आगे बेचने से पूर्णतया रोकती हो। आंशिक शर्त नहीं होनी चाहिए, आत्यंतिक होनी चाहिए। आंशिक शर्त है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूर्णतया एब्सोल्युटली अगर कंडीशन है तो क्या होगा? ऐसा अंतरण है वो वैध होगा। लेकिन जो ऐसी शर्तें आपने लिखी थी वो शर्त क्या? शून्य होगी। यानी किसी व्यक्ति को आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो तो इस प्रकार की शर्त नहीं लगा सकते ताकि वो अपना जो हक है, अधिकार किसी अन्य को बेचने का, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी है तो उसका भी तो अधिकार है कि वो भी किसी अन्य को बेचे। तो आप इस प्रकार की शर्त से उसके हितों को नहीं रोक सकते। और अगर मान लो ऐसी शर्त आपने उसमें उल्लेख कर भी दिया है तो ऐसी शर्तें हैं वो तो शून्य हो जाएगी और अंतरण है वो वैध होगा, अंतरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ऐसा हम कब करते हैं? जैसे मैंने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी मैंने आपको दी है लेकिन आप सिर्फ आपके परिवार को ही बेच पाओगे, किसी अन्य को नहीं भविष्य में।
तो ये किसी वर्ग के लिए मैंने कह दिया कि उस वर्ग को ही बेचोगे, तो ये भी शर्त कैसी है, आपको व्यनित करने से तो रोक रही है ना कि आप नहीं बेच पाओगे। हो सकता है आपको किसी और व्यक्ति को बेचना है, आपका परिवार वाला खरीद ही नहीं रहा है। और समय, फिर यहाँ फिर मैंने ये शर्त लगा ली कि मैंने आज आपको प्रॉपर्टी बेची है, उस संपत्ति को आप आने वाले 5 वर्षों तक किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेचोगे। अगर अन्य व्यक्ति को बेच दी 5 वर्षों के भीतर तो अंतरण अवैध हो जाएगा और संपत्ति पर वापस मैं काबिज हो जाऊंगा। तो ऐसी मैंने शर्त है, तो ये कह रहा है कि ऐसी शर्त शून्य है। अंतरण है वो किस प्रकार का रहेगा, वेद अंतरण मान्य रहेगा, अंतरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और शर्त है वो शून्य है, और वो चाहे तो किसी को भी बेच सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेक्शन कह रही है। अब अपवाद आ रहा है इसमें, लेकिन सिवाय, देखो क्या कह रहा है, एक्सेप्ट, सिवाय किसके, ऐसे पट्टे के दशा में जिसमें वह शर्त पट्टाकर्ता या उसके अधीन दावेदारों के फायदे के लिए हो। अब मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें किस प्रकार का अंतरण है, किसी भी प्रकार का, चाहे दान हो, पट्टा हो, विनिमय, बंधक, विक्रय, कुछ भी हो। लेकिन मान लो अगर मैं प्रॉपर्टी आपको लीज पे दे रहा हूँ, यानी मान लो मैंने मेरा मकान आपको किराए पर दिया और मैंने उसमें ये शर्त लगा दी कि आप ये मकान किसी अन्य व्यक्ति को उप पट्टे पर नहीं दोगे, यानी मैंने तो आपको दे दी पट्टे पर, यानी आप किसी और आगे किराए पर नहीं दोगे, या संपत्ति कोई पट्टा की है तो मैंने ये शर्त लगा दी कि आप इस संपत्ति को और आगे पट्टा नहीं कर सकोगे। तो अगर इन दोनों संपत्तियों में, किसमें, बंधक और पट्टा किया हुआ है और उसमें इस प्रकार की शर्त है, तो वो शर्त मान्य है। लेकिन वो शर्त किस प्रकार की होनी चाहिए, जिसकी व्यक्ति की संपत्ति है उसके फायदे के लिए होनी चाहिए। अगर उसके फायदे के लिए शर्त है तो वो शर्त क्या होगी, मान्य होगी, ये कह रहा है। लेकिन वो शर्त की मेन कंडीशन है उन दावेदारों के लिए फायदे के लिए होनी चाहिए। अब आगे कह रहा है, परंतु संपत्ति किसी स्त्री को जो हिंदू, मुसलमान और बौद्ध नहीं हो। कैसी स्त्री होनी चाहिए, यहूदी या पारसी, ईसाई, ये हो सकती है, लेकिन हिंदू, मुसलमान और बौद्ध नहीं। यानी मान लो ये कह रहा है कि ऐसी स्त्री नहीं हो और उसके फायदे के लिए इस प्रकार अंतरित की जा सकेगी जो उसे अपनी विवाहित स्थिति के दौरान उस संपत्ति को या उसमें के अपने फायदाप्रद हित को अंतरित या भारित करने की शक्ति नहीं होगी। ये कह रहा है कि ऐसी स्त्री को मैं कंडीशन लगा के ये प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर सकूंगा। यानी मान लो एक पारसी स्त्री है, विवाहित स्त्री है, उसको उसके पति ने मान लो संपत्ति दे दी, कोई अंतरण कर दिया, तो वो इस प्रकार की शर्त लगा देगा। वो इस प्रकार की शर्त लगा सकता है कि अगर तूने इस संपत्ति का अंतरण किया तो ये अंतरण अवैध होगा। किसी अन्य व्यक्ति को बेची ये संपत्ति तो ये अंतरण है वो, विक्रय है वो निरस्त होगा, माना जाएगा। तो माना जाएगा क्या, बिल्कुल ये अपवाद है। लेकिन बशर्ते स्त्री कौन हो, पारसी, ईसाई और यहूदी, यानी कि मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध नहीं होनी चाहिए स्त्री, विवाहित होनी चाहिए। विवाहित स्त्री इस प्रकार की कंडीशन में की गई, मान्य है ये शर्त, अगर वो हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम नहीं हो। तो ये सेक्शन तो ये कह रही है कि अगर आपका ये दायित्व है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी है, तो फिर आप उसको ये कहकर नहीं रोक सकते कि तू किसी को अब नहीं बेचेगा। इस प्रकार की शर्त अगर लगाई गई है तो शर्त है वो मान्य नहीं है, शर्त शून्य है, वॉइड है कंडीशन सारी, चाहे किसी भी प्रकार की शर्त हो, क्योंकि वो उस पर क्या लगा रहा है, पूर्ण प्रतिबंध। उसका हित है, उसने संपत्ति खरीदी है तो वो बेचेगा, लेकिन इस प्रकार की शर्त है तो वो शून्य है और अंतरण है वो वेद माना जाएगा। अब है सेक्शन 11 उत्पादित हित के विरुद्ध निर्बंधन। जहाँ की संपत्ति के अंतरण पर उस संपत्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में हित आत्यंतिक सृष्ट किया जाता है। यानी मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी बेची है और पूर्ण तरीके से बेची है, आत्यंतिक, एब्सोल्युटली। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है देखो, आत्यंतिक सृष्ट किया जाता है, इसका मतलब देखो संपत्ति का तो अंतरण कर रहा है, लेकिन किस प्रकार का, आत्यंतिक, पूर्ण तरीके से। और ऐसा केवल 3 मामलों में ही होता है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत। यहाँ तो आप संपत्ति को विक्रय कर रहे हो, बेच रहे हो, या विनिमय पे कर रहे हो, या फिर उसको दान दे रहे हो। बंधक और पट्टा है वो एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं है, ये ध्यान रखना। तो सेक्शन जो 10 अपन ने पढ़ी है उसमें तो क्या था, अंतरण कैसा भी हो, चाहे विक्रय, विनिमय, दान, बंधक, पट्टा। और सेक्शन 11 में क्या फर्क है कि 3 प्रकार का ये अंतरण माना गया है, विक्रय, विनिमय, दान। अब आप कहोगे लिखा हुआ नहीं है,
देखो इसमें लिखा है कि आत्यंतिक सृष्ट किया जाता है। आत्यंतिक यानी पूर्ण हित सृष्ट किया जाता है। और पूर्ण हित कब सृष्ट किया जाता है? केवल 3 में ही होता है। बेचोगे तो पूर्ण हित चला जाएगा, विनिमय करोगे तो चला जाएगा, दान करोगे तो उसके पास पूर्ण हित चला जाएगा। लेकिन बंधक की है तो बंधक में तो पूर्ण हित थोड़ी चला जाएगा, वो तो वापस आ जाएगा। पट्टा की है तो भी लिमिटेशन के लिए की है, इसलिए ही तो पट्टा है वो। अगर पट्टा 100 सालों के लिए है तो भी 100 साल बाद वापस आ जाएगा। इसलिए सिर्फ ये सेक्शन है वो 3 अंतरण में लागू होती है, पहली बात। और फिर क्या है कि अंतरण के निर्बंधन निर्देश करते हो। अंतरण के निर्बंधन मतलब जो अपन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, मैं आपको प्रॉपर्टी है वो आपको अंतरण करूंगा तो अपन रजिस्ट्री मेंटेन करेंगे, जो भी दस्तावेज करेंगे ना, तो उसमें मैं ये शर्त लगा दूंगा। क्या उसमें जो निर्बंधन है ना, वो ये निर्देश देते हो। क्या निर्देश देते हो? कि ऐसे हित का किसी विशिष्ट रीति से उपयोजन या उपयोग करे। मैंने आपको कोई संपत्ति बेची और मैंने ये शर्त लगा दी, उसमें निर्बंधन, उसमें दस्तावेज में ये बात लिखी कि इस प्लॉट का भूखंड का उपयोग है, आप केवल रहने के उद्देश्य से करोगे, वाणिज्यिक काम नहीं करोगे, सिर्फ निवास करोगे, ये शर्त लगा दी। या फिर मैंने शर्त लगा दी कि तुम इसमें सिर्फ कोचिंग क्लास ही चलाओगे और अन्य कोई व्यापार नहीं करोगे। तो ये क्या कह रहा है? ये शर्त कैसी है? देखो वहाँ सेक्शन 10 में शर्त थी, वो तो आपको अंतरण करने से रोक रही थी कि आप आगे इसको बेच नहीं सकते। लेकिन सेक्शन 11 में ये निर्देश देते हैं, शर्त क्या कहती है कि जैसा हम बताएंगे वैसा ही तुम संपत्ति का उपयोग करोगे। यानी मैंने आपको कोई संपत्ति बेची है तो मैंने ये कहा है कि जैसा मैं बताऊंगा वैसे ही उस तरीके से ही उस संपत्ति का उपयोग या उपभोग करोगे। ऐसे मैंने दस्तावेज में लिख दिया। तो क्या होगा? तो वह ऐसे हित को प्राप्त व्ययित करने का हकदार होगो, मानो ऐसा कोई निर्देश था ही नहीं। तो इसका मतलब जो भी निर्देश या जो शर्त थी ना, वैसी शर्तें और निर्देश इस प्रकार से वो कर सकेगा कि ऐसी शर्तें थी नहीं। मैंने आपको मना किया कि तुम यहाँ कोचिंग नहीं खोलोगे और आपने वहाँ कोचिंग खोल ली, तो मैं कोर्ट में जाके ये कहूँगा कि मैंने शर्त लगाई थी, कोर्ट कहेगा ये शर्त भले लगाई हो, इसका मतलब ये माना जाएगा कि इस प्रकार की कोई शर्त थी ही नहीं, ये माना जाएगा। मैंने आपको कहा सिर्फ आप रहोगे और आपने वहाँ पर दुकान खोल ली तो वह खोल सकोगे। यानी मैं प्रॉपर्टी आपको बेच रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसका उपयोग है वो आप मेरे कहे अनुसार करोगे। आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, इसलिए आपका हित है कि आप किसी प्रकार से उसका उपयोग करना चाहो वैसा कर सकते हो। ये सेक्शन ये कहती है। अब देखो, ऐसा केवल 3 कंडीशन में ही होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। विक्रय, विनिमय और दान में ही धारा 11 है वो लागू होती है, जबकि धारा 10 पांचों प्रकार के अंतरण में, विक्रय, विनिमय, बंधक, पट्टा और दान में। अब आगे देखो, अगर मैं कह रहा हूँ अगर मुझे ऐसी कंडीशन लगानी हो तो क्या करना पड़ेगा कि आप इसी प्रकार से उपयोग करोगे। तो ये कह रहा है कि मान लो, देखिए ध्यान से, ये मैंने प्लॉट है वो आपको बेचा। अब इसी के पास में इतना सा प्लॉट मेरा भी है, मैंने आपको बेचा गया प्लॉट ये है, ये मैंने आपको बेचा। अब मैंने रजिस्ट्री करते वक्त उस दस्तावेजों के निबंधनों में ये बात जोड़ दी कि इसका इस्तेमाल आप शराब की दुकान के लिए या कोई फैक्ट्री खोलने के लिए प्रयोग नहीं करोगे। तो ये शर्त कब वैलिड होगी? जब इसके पास में जस्ट संलग्न में मेरा कोई भूमि का टुकड़ा स्थित है। अब देखो, मैं इसलिए कहूँगा कि आप किसी भी प्रकार की शराब की दुकान नहीं खोलोगे क्योंकि पास में मेरा प्लॉट पड़ा है, इसलिए मैं ऐसी शर्त लगा सकूँगा। अगर प्लॉट नहीं है तो शर्त नहीं लगा पाऊँगा। और ये मेरा प्लॉट है इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे फायदे के लिए शर्त है ये कि तुम अगर कल यहाँ शराब बेचोगे तो मैं कैसे रह पाऊँगा। तुमने कल इस प्रकार की कोई फैक्ट्री खोल दी जिससे इस प्रकार का प्रदूषण होगा तो फिर मेरा परिवार कैसे रहेगा। तो अगर उसी संपत्ति जो मैं बेच रहा हूँ, जिस संपत्ति का अंतरण कर रहा हूँ, उस संपत्ति की लगी हुई भूमि के पास अगर मेरा कोई स्थावर संपत्ति का टुकड़ा है, अभी ये है, तो मैं ऐसी शर्त लगा सकूँगा। और अगर नहीं है तो ऊपर दिए गए अनुसार मैं किसी भी प्रकार की कोई शर्त है वो निर्बंध निर्देश नहीं दूंगा कि आप इस संपत्ति का कैसे उपयोग करो। लेकिन संपत्ति का टुकड़ा है तो मैं कहूँगा कि आप सिर्फ इसको रहने के लिए उपयोग करोगे क्योंकि मैं भी पास में रह रहा हूँ। तो ये सेक्शन कह रही थी 11। देख लो लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि ऐसा कोई निर्देश स्थावर संपत्ति के टुकड़े के बारे में
जो उस संपत्ति के दूसरे टुकड़े के फायदाप्रद उपयोग को सुनिश्चित करने के प्रयोग से किया हो, वहाँ इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे अधिकार पर जो अंतरक ऐसे निर्देश को परिवर्तन कराने के लिए रखता है, वहाँ किसी ऐसे उपचार पर जो वह उसके भंग के बारे में रखता हो, प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। यानी स्थावर संपत्ति का टुकड़ा ये मेरा है, मैंने ये संपत्ति आपको बेची है, तो मैं इस प्रकार के दस्तावेजों के निबंधनों में ये बात लिख सकूँगा कि आप इस प्रकार इस संपत्ति का उपयोग करेंगे और ये उपयोग है वो नहीं करेंगे। और अगर ये टुकड़ा मेरा यहाँ पर नहीं है तो मैं किसी पर दस्तावेजों में निर्बंधन नहीं लगा सकूँगा कि आप इस बेचे हुए प्लॉट का उपयोग कैसे करोगे। ये थी सेक्शन 11। अब आगे है सेक्शन 12। दिवाले या प्रयतित अन्य संक्रमण पर हित को पर्यवसाय बनाने वाली शर्त। देखो यहाँ किस बाबत शर्त है कि जहाँ की इस शर्त या मर्यादा के अध्ययन संपत्ति अंतरित की जाती है कि किसी व्यक्ति को उसके फायदे के लिए या आरक्षित या दिया हुआ उस संपत्ति में कोई भी हित उस व्यक्ति के दिवालिया होने पर, यहाँ तक तो एक कंडीशन हो गई, दिवालिया हो जाए तो, या उसके अंतरण या व्ययन करने के प्रयास पर समाप्त हो जाएगा, वहाँ ऐसी शर्त या मर्यादा शून्य है। हित को आगे अंतरण करने का प्रयास किया तो ये कह रहा है कि अगर आप अंतरण करते वक्त कोई ऐसी शर्त रखते हो, मैंने आपको अंतरण किया और मैंने ऐसी कंडीशन मेंशन कर दी कि यदि आप दिवालिया हो गए तो संपत्ति वापस मेरे पास आ जाएगी, या वो अंतरण है वो निरस्त माना जाएगा और संपत्ति पर कब्जा पुनः मेरा होगा, ये अगर मैंने शर्त लगा दी तो क्या होगा, शर्त तो क्या हो जाएगी, शर्त तो हो जाएगी शून्य। ऐसी शर्त शून्य है, मानी नहीं जाएगी, और जो अंतरण किया हुआ था वो वेद होगा। ऐसा नहीं कि अंतरण निरस्त हो जाएगा कि आप दिवालिया हो गए तो अब क्या करोगे, आप तो दिवालिया हो गए इसलिए संपत्ति वापस मेरे पास आ जाएगी। इस धारा का बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया तो उसके कर्ज की चुकती कैसे करोगे। अगर ये कंडीशन अगर मान ली जाए तो दिवालिया व्यक्ति के कर्ज को उतारने के लिए इस शर्त को बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो भी जाए तो ऐसी शर्त मान्य नहीं है कि संपत्ति है वो वापस उसके पास चली जाएगी। तो अगर ऐसी शर्त है तो शर्त शून्य होगी। दूसरी कह रहा है कि अगर मैंने आपको संपत्ति बेची है और मैंने ये शर्त लगा दी कि इस संपत्ति को आगे आपने अंतरण करने का प्रयास किया तो अंतरण है वो अवैध माना जाएगा और संपत्ति वापस मेरे पास आ जाएगी। अगर मैंने ऐसी शर्त लगा दी तो भी गलत बात है, तो भी शर्त तो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी और अंतरण वैध माना जाएगा। क्योंकि देखो अंतरण का मुख्य उद्देश्य है कि उसको पूर्ण हित देना, सीमित हित नहीं, पूर्ण हित देना। अगर आप पूर्ण हित दे रहे हो तो फिर उसमें कोई कंडीशन बाध्यता को बीच में नहीं ला सकते कि अगर आप दिवालिया हो गए तो संपत्ति मेरे पास आ जाएगी। आपने उसके बाबत पैसे ले लिए, आपने विक्रय कर दिया, तो भी इस प्रकार की शर्त है वो शून्य होगी। या फिर इस प्रकार की शर्त कि अगर इस संपत्ति को आपने आगे किसी अन्य व्यक्ति को बेचने का प्रयास किया, दान देने का, पट्टा करने का या कुछ भी प्रयास किया तो क्या, तो ऐसी शर्त मानी जाएगी नहीं, ऐसी शर्त भी शून्य होगी और अंतरण है वो वैध माना जाएगा। तो कंडीशंस की अपन ने 3 सेक्शन कंटिन्यू पढ़ी, सेक्शन 10, 11 और 12। 10 में कह रहा है कि अन्य संक्रमण अगर किसी अन्य संक्रमण को पूर्ण तरीके से रोक देती है कि आप बेच ही नहीं पाओगे। 11वां में कह रही है कि मैं बताऊं वैसे उपयोग उपभोग करना पड़ेगा, संपत्ति मैं बेच रहा हूं फिर भी उसको कहूंगा कि मेरे कहे अनुसार उपयोग करना पड़ेगा, तो भी शर्त शून्य है। और 12 में अभी ये कह रहा है कि अगर दिवालिया हो गए तो मेरे पास वापस आ जाएगी, या किसी और को बेचने का प्रयास किया तो भी मेरे पास संपत्ति आ जाएगी। तो इस प्रकार की शर्तें भी क्या है, शून्य है, और जो अंतरण रहेगा वो वैध माना जाएगा। अब इसमें एक अपवाद क्या है कि इस धारा की कोई भी बात पट्टे में की किसी ऐसी शर्त को लागू नहीं होगी। यानी मान लो मैंने आपको पट्टा किया और मैंने ये कंडीशन लगा दी, मैंने मेरी संपत्ति आपको 10 साल के लिए पट्टे पर दे दी और मैंने ये शर्त लगा दी उस पट्टे में कि अगर इस 10 साल की अवधि के भीतर अगर आप दिवालिया हो गए तो ये संपत्ति है वो पट्टा निरस्त माना जाएगा उसी समय और संपत्ति पर वापस कब्जा मेरा हो जाएगा। तो ऐसे क्योंकि आपने संपत्ति 10 साल के लिए दी है
लिमिट टाइम के लिए, पूर्ण हित तो उसे दिया ही नहीं है, सीमित हित दिया है ना। तो सीमित, जहाँ पर भी सीमित हित दोगे वहाँ इस प्रकार की बाध्यता या शर्तों का उल्लेख कर सकोगे तो शर्त हो सकेगी। और वो शर्त कैसी होनी चाहिए? मैंने पट्टा आपको संपत्ति दी है तो मेरे वो फायदे के लिए है ये। अगर आप दिवालिया हो गए, मैंने आपको संपत्ति पट्टे पर दी है और आपका कर्ज चुकाने के लिए सरकार है वो मेरी पट्टे की हुई संपत्ति बेच दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसलिए मैं इस शर्त को लगाऊंगा कि पट्टे या किराए पर दिए गए शर्त में कि यदि आप दिवालिया हो गए या फिर मेरे पट्टे दी गई संपत्ति को अगर उप पट्टे पर दी या किसी को बेचने की कोशिश की तो ऐसे में वो पट्टा है वो निरस्त माना जाएगा। तो क्या होगा? ये शर्त, तो ये शर्त तो मान्य है। ये शर्त कौन सी दशा में? जब आप संपत्ति किसी को पट्टे पर दे रहे हो तो इस प्रकार की शर्त लगा सकते हो कि आप उप पट्टे पर नहीं दोगे, किसी को बेचोगे नहीं, क्योंकि ये सीमित हित है और सीमित हित में और पट्टा करते के फायदे के लिए की गई शर्त है। तो शर्त है वो शून्य नहीं है, शर्तें मान्य है, वैध शर्त हैं। और अंतरण है वो क्या हो जाएगा? अगर उसने बेचने की कोशिश की या वो दिवालिया हो गया तो अंतरण वो निरस्त हो जाएगा और वापस संपत्ति पर कब्जा हो जाएगा विक्रेता का या फिर जो जिसने पट्टा किया है उसका। तो ये थी सेक्शन 12। अब हम पढ़ेंगे आगे सेक्शन 13, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण। देखिए, जहाँ की संपत्ति के अंतरण पर उस संपत्ति में कोई हित उसी अंतरण द्वारा सृष्ट किसी पूर्विक हित, इसको कर लो अंडरलाइन, पूर्विक हित के अद्यतन ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए जो अंतरण की तारीख अस्तित्व में न हो। दूसरी बात, अस्तित्व में न हो अंतरण की तारीख को, ये अंडरलाइन करो। सृष्ट किया जाता है, वहाँ ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए सृष्ट हित प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसका विस्तार संपत्ति में अंतरक के संपूर्ण अवशिष्ट हित पर न हो। तीसरी बात इसमें ध्यान देने योग्य है वो संपूर्ण हित। तीन चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति को अंतरण करना है जिसका जन्म अभी हुआ नहीं है, अनबॉर्न पर्सन है। तो क्या सीधे अंतरण किया जा सकेगा? जैसे कि मैंने आज संपत्ति का अंतरण किया किसी ऐसे व्यक्ति जो गर्भ में तो है लेकिन अभी नहीं हुआ, तो क्या मैं उसको सीधे अंतरण कर सकूंगा वो संपत्ति कि मैं सीधा उसको अंतरण कर दिया आज, जबकि वो अस्तित्व में ही नहीं है? तो इस प्रकार का अंतरण सीधे अंतरण नहीं होता है। अजन्मे व्यक्ति को कभी भी अंतरण, सीधा अंतरण नहीं किया जा सकता। तो अगर ऐसे अजन्मे व्यक्ति को आप अंतरण संपत्ति करना चाहते हो, उसको कोई हित देना चाहते हो, तो उस व्यक्ति को जिसने अभी जन्म नहीं लिया है उसको किस प्रकार अंतरण करोगे? ये सुविधा दी गई है। इसमें कुछ शर्तें हैं, इसमें उसमें से एक भी शर्त अगर छूट गई तो आपके सारे प्रयास विफल हो जाएंगे और वो अंतरण है वो अमान्य हो जाएगा। अब क्या क्या कंडीशन है देखिए कि अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण में सबसे पहले तो ये बात कह रहा है कि पूर्विक हित, अंडरलाइन करवाया था, पूर्व में हित देनी। दूसरी बात में मैं कहूँ तो कि आपको न्यास जैसी व्यवस्था करनी पड़ेगी और फिर अजन्मे व्यक्ति को संपूर्ण हित देना पड़ेगा। मैं सीधा सा एग्जांपल दूंगा कि मुझे मेरे परपोते के लिए कोई प्रॉपर्टी उसको अंतरण करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? वो भी अस्तित्व में नहीं है, परपोता तो अस्तित्व में, क्या मेरा जो पुत्र है वो अविवाहित है अभी, मान लो, तो मैं कैसे करूँगा मेरे परपोते को अंतरण? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले तो या तो न्यास जैसी व्यवस्था कर दूं मैं, यानी उस संपत्ति को मैं कह दूं कि जब तक कि मेरा पुत्र परपोता अस्तित्व में आए तब तक किसी एक व्यक्ति को दे दी मैंने वो संपत्ति पूरी जीवन काल के लिए, कि जैसे ही मेरा तेरे ये संपत्ति जीवन काल के लिए दे दी उसको, तो ये तो मैंने क्या कह दिया? पूर्विक हित दे दिया, या फिर उसको ट्रस्टी नियुक्त कर लिया उस पर, और जैसे ही मेरा परपोता अस्तित्व में आएगा वो हित है वो हमेशा के लिए उसे चला जाएगा। तो ये हो गई पूर्ण हित। बात ध्यान रखने क्या है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को सीमित हित दे दिया 5 साल तक, जैसे मैंने कि 5 साल तक ये संपत्ति का इसको अंतरण किया गया, ये संपत्ति की देखभाल करेगा, ट्रस्टी नियुक्त कर लिया, और मैंने कहा 5 साल बाद तुरंत मेरे पोते को चला जाएगा, और मान लो 5 साल में तो उसकी अंतरण समाप्त हो गया उसका, और 5 साल की अवधि के बाद अगर मेरा पोता अस्तित्व में नहीं आया तो भी आपका अजन्मे तक संपत्ति नहीं पहुंची। यानी इसमें आपको अंतिम अंतरिति तक
संपत्ति पहुंचानी है जिस अजन्मे व्यक्ति तक, तो बीच में एक व्यक्ति लेना पड़ेगा और उसको पूर्विक हित देना पड़ेगा कि ये जीवन काल के लिए तुम्हारे पास रहेगी और जैसा ही मेरा पुत्र अस्तित्व में आ जाएगा तो वो संपत्ति है वो पुत्र के पास चली जाएगी। तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, अजन्मे व्यक्ति को फायदे के लिए उसको अंतरण करना है तो किसी अन्य व्यक्ति को बीच में लाकर आपको पूर्विक हित देना पड़ेगा, या तो जीवन काल के लिए, फिर या फिर न्यास जैसी व्यवस्था की जाए, ट्रस्ट जैसी, उस संपत्ति पर किसी को न्यास नियुक्त कर लो, वो देखभाल करेगा जब तक कि अंतिम जो अंतरिति है अजन्मा व्यक्ति वो अस्तित्व में नहीं आ जाता, जन्म नहीं ले लेता, तब तक किसी व्यक्ति को ट्रस्टी बना दो तो संभव है। और लेकिन मुख्य कंडीशन ये है कि संपूर्ण हित अजन्मे व्यक्ति को देना पड़ेगा। आप फिर उसमें ये कंडीशन डाल दो कि जो अजन्मा व्यक्ति है वो ले लेगा संपत्ति और फिर उसके बाद किसी और व्यक्ति को, उसके भी पुत्र को चली जाएगी, तो कंडीशन फिर फेल हो जाएगी। यानी जिस व्यक्ति अजन्मे व्यक्ति को आप संपत्ति अंतरित करना चाह रहे हो ना, वो आखिरी अंतरिति होना चाहिए, उसके बाद कोई और अंतरिति नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो भी अभी तक पैदा नहीं हुआ और उसके बाद किसी और ऐसे व्यक्ति को कर रहे हो जो पैदा है, या फिर वो भी अभी पैदा नहीं हुआ, तो सिर्फ एक बार में एक ही अजन्मे व्यक्ति को अंतरण किया जा सकेगा और वो आखिरी अंतरिति होना चाहिए। जब भी दृष्टांत आए उसमें देखो कि अजन्मा व्यक्ति आखिरी अंतरिति है या नहीं। अगर आखिरी अंतरिति है वो, तो ऐसा अंतरण वैध है और बीच में किसी व्यक्ति को पूर्विक हित देना पड़ेगा। आपको अपने बच्चे के लिए, मान लो अपने परपोते के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी करनी है तो क्या करोगे, आप पहले तो उस संपत्ति को जीवन काल के लिए अपने पुत्र को दे दो, और फिर जीवन काल के लिए, ठीक है, और उसमें ये कंडीशन होगी कि जैसा ही मेरा परपोता अस्तित्व में आएगा तो ये संपत्ति है वो हमेशा के लिए उसके पास। तो आपके परपोते के लिए तो आपने जो पुत्र को संपत्ति दी वो तो हो गई पूर्विक हित हो गई, या फिर न्यास जैसी व्यवस्था की। और जो अंतिम आपने लिखा कि फिर बाद में वो हमेशा के लिए उसका संपूर्ण हित चला जाएगा अजन्मे व्यक्ति को, जो भी, तो उस अजन्मे व्यक्ति के पास संपूर्ण हित होना आवश्यक है। बस यही कंडीशन है कि पूर्विक हित होना चाहिए और जो अजन्मा व्यक्ति है उसको संपूर्ण हित मिलना चाहिए। अगर उसको भी आपने कह दिया कि अजन्मे व्यक्ति को कि 10 साल के लिए, तो भी नहीं हो सकता। अजन्मे व्यक्ति के लिए अंतरण तभी होगा जब उसको प्रॉपर्टी वो फाइनल ट्रांसफर हुई हो, अंतिम अंतरिति। ये था सेक्शन 13। इसमें से एक भी शर्त अगर उल्लंघन हो जाती है तो अंतरण अवैध माना जाएगा। इस प्रकार से सीधे अंतरित नहीं की जा सकेगी अजन्मे व्यक्ति को कभी भी संपत्ति सीधे अंतरित, क्योंकि उसने भी जीवित व्यक्ति है वो, उसको मान लिया है, लेकिन सीधे डायरेक्ट अंतरण नहीं किया जा सकेगा। इसलिए सेक्शन 13 में ये व्यवस्था दी गई है कि अगर आप किसी अनबॉर्न पर्सन अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति अंतरित करना चाहते हो तो इस व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा कि आप पहले किसी व्यक्ति को पूर्विक हित दो। हो सकता है बीच में 3-4 व्यक्तियों को रख लो पूर्विक हित के लिए, जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए, कि ब को दे दो 5 साल के लिए, ब के बाद स को दे दो 10 साल के लिए, फिर उसके बाद किसी और अन्य व्यक्ति को दे दो। इन तीनों में कंडीशन यही होगी कि जब जो अजन्मा व्यक्ति अस्तित्व में आ जाएगा और तो आखिरी अंतरिति वो होना चाहिए, तो अंतिम में संपत्ति है वो उसी के पास पहुंचाएगी और वहाँ जाके ठहर जानी चाहिए। यानी ये कंडीशन नहीं होगी कि उसके पास से भी आपने किसी और को अंतरित करने की योजना बना रखी है तो भी अंतरण है वो अवैध माना जाएगा। तो आज हमने सेक्शन पढ़ी है 10, 11, 12 और 13। इसमें कौन कौन सी शर्तें शून्य है, अंतरण कब वैध रहेगा, कब अवैध माना जाएगा, और अगर अजन्मे व्यक्ति को अंतरण करना चाहते हो तो ये जो इसमें जो सुविधा दी गई है इस सुविधा से गुजरना पड़ेगा। ये सभी शर्तें पूरी होनी चाहिए तो ही अजात व्यक्ति को अंतरण किया। और मुख्य प्रश्न है ये, मुख्य परीक्षा में कई बार पूछा गया है, न्यायिक सेवाओं की मुख्य परीक्षा में कई बार पूछा गया है ये कि अजन्मे व्यक्ति को अंतरण की सुविधा किस प्रकार की जा सकेगी। तो फिर आपको ये सेक्शन 13 का हवाला देना है कि इस व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा और इस प्रकार है वो इसको अंतरण उस अजन्मे व्यक्ति को हित है वो सृष्ट किया जा सकेगा। थैंक यू।